मनीष, कपिल और महेश नाम के 3 पक्के दोस्त थे। मनीष की शादी होने वाली थी। यार मनीष, हमारे लिए कुछ अच्छा इंतजाम करवाना। अरे भाई, चिंता क्यों करते हो? सबके लिए अच्छा इंतजाम ही रहेगा। तुम लोग चलो तो सही, फिर देखना। चल अच्छा है, मैं और कपिल दोनों साथ में ही आ जाएंगे। कपिल अपने घर आकर माँ को ये बात बताता है। वो रास्ता तो कब्रिस्तान से होकर गुजरता है। मैंने सुना है बहुत खतरनाक रास्ता है वो। अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हो? मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ महेश भी जाएगा और हम कार से जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। कुछ दिनों बाद दोनों अपने शहर से दूर दूसरे शहर शादी अटेंड करने के लिए निकल पड़ते हैं। महेश, यार आज तो मनीष की शादी में जमकर नाचेंगे, खाएंगे, पिएंगे और खूब मस्ती करेंगे। हाँ, वैसे भी मनीष बहुत कंजूस है, कभी कुछ खिलाता पिलाता नहीं था। इसकी शादी में सब हिसाब बराबर कर लिया जाएगा। सही कहते हो भाई। वैसे पता है, मेरी माँ कह रही थी ये रास्ता बहुत खतरनाक है। क्या सच में? अरे नहीं, हमें कौन सा यहाँ घर बसाना है, शांति से निकल जाते हैं। दोनों आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक गाड़ी रुक जाती है। अरे यार, अब कार को क्या हो गया? पता नहीं, चल उतर कर देखते हैं। दोनों कार से उतरकर कार को देखते हैं। एक काम करता हूँ, मैं कार चलाने की कोशिश करता हूँ, तू धक्का मार। दोनों कार चलाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर कार नहीं चलती है। लगता नहीं कि अब ये कार चलने वाली है, किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। अब इतनी रात में मैकेनिक कहाँ मिलेगा? वैसे भी ये जगह हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, यहाँ के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तू कार के पास रुक, मैं थोड़ा आगे जाकर देख कर आता हूँ, कहीं कोई मैकेनिक मिल जाए। ठीक है, मगर जल्दी आना। थोड़ी देर बाद कपिल कार के पास आता है। अरे कपिल, क्या हुआ? मैकेनिक मिला क्या? मैकेनिक? नहीं, कोई मैकेनिक नहीं मिला। तो अब हम क्या करें? हाँ, एक काम करते हैं, किसी से लिफ्ट मांगते हैं और शादी में चलते हैं, फिर बाद में कार बनवा लेंगे। चल, ये भी ठीक है। दोनों दोस्त लिफ्ट मांगने लगते हैं, मगर कोई भी लिफ्ट नहीं देता। तभी महेश को कुछ अजीब सी आवाजें आती है। यार कपिल, तुझे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी क्या? नहीं, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, और तू भी बिल्कुल शांत रहे। डर क्यों रहा है? तभी महेश की नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जो काफी चमक रहा था। कपिल, वो देख। क्या? सामने देखो, बोर्ड पर कब्रिस्तान लिखा है। इसका मतलब हम कब्रिस्तान के पास है। तो क्या हो गया? तू चुपचाप क्यों नहीं रह सकता? हम कब्रिस्तान में नहीं जा रहे हैं, हम लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। तू यही चुपचाप खड़ा रह और लिफ्ट मांग, फालतू का डरा मत। थोड़ी देर बाद बहुत जोर से अजीब अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो जाती है। बोल कपिल, क्या अभी भी तुझे अजीब अजीब सी आवाजें नहीं आ रही है? हाँ यार, अब तो मुझे भी अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है। महेश, चल हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। हाँ ठीक है, चल। दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़े बाबा दिखाई पड़ते हैं। क्या हुआ बच्चों, कहाँ भाग रहे हो? बाबा, हम अभी आपसे बात नहीं कर सकते, हमें माफ कीजिए। बच्चों, ये बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ तुम सभी सुरक्षित नहीं हो। मैं तुम लोगों को एक रास्ता बताता हूँ, उस रास्ते से जाना, वहाँ तुम लोग सुरक्षित रहोगे। ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए। बाबा कपिल और महेश को रास्ता बताते हैं। वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। कपिल, बाबा ने यहीं से दाएं मुड़ने के लिए कहा था, चल चलते हैं। दोनों दाएं मुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी देखते हैं
वो दोनों वापस कब्रिस्तान के अंदर आ चुके हैं। ये क्या हो गया? बाबा ने तो बताया था ये रास्ता सुरक्षित होगा, मगर उन्होंने तो हमें इस कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। जैसे ही दोनों भागना चाहते हैं, चारों तरफ से घेराबंदी हो जाती है और दोनों भाग नहीं पाते हैं। लगता है हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। महेश बहुत चिल्लाता है, मगर कोई भी वहां उन्हें बचाने नहीं आता। कब्रिस्तान से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। कपिल, क्या कोई तरीका नहीं जिससे हम यहाँ से निकल सके? पता नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक वहां वही बूढ़े बाबा आ जाते हैं जिन्होंने उन दोनों को रास्ता बताया था। बेचारे बच्चे फंस गए मेरी बातों में आकर। लगता है तुम दोनों यहाँ से भागना चाहते हो। हमें यहाँ से जाना है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पहले खुद को तो बचा लो, फिर मुझे कुछ करना। कुछ लोग और उस बाबा की बताई बातों में आकर कब्रिस्तान में आकर कपिल और महेश के साथ फंस जाते हैं। यहाँ से निकलने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सभी बहुत प्रयास करते हैं, मगर कोई भी वहां से निकल नहीं पाता है। वो बूढ़ा बाबा गुस्से में आ जाता है और कपिल को पकड़ लेता है। अब तो ये गया। नहीं, मेरे दोस्त कपिल को कुछ भी मत करना। महेश बूढ़े बाबा की ओर एक पत्थर चलाता है। उसके हाथ से कपिल छूट जाता है। जल्दी चल यहाँ से, हम भाग चलते हैं। अभी कुछ देर तक ये संभल नहीं पाएगा। कपिल महेश के पास नहीं आता है। क्या हुआ कपिल, तू चल क्यों नहीं रहा? तभी कपिल एक भयानक भूत का रूप ले लेता है। कपिल? कौन कपिल? मैं इस कब्रिस्तान का भूत हूँ। तेरा दोस्त कपिल तो कब का मेरा शिकार बन चुका है। मैं उसके शरीर में अब तक घूम रहा था ताकि मैं तुम सभी को अपना शिकार बना सकूं। भूत उस बूढ़े बाबा को पकड़ता है और एक झटके में गला दबाकर खत्म कर देता है। कब्रिस्तान के भूत की बात सुन महेश हैरान रह जाता है। तो क्या अब तक मैं भूत के साथ घूम रहा था? हाँ, मैं इस कब्रिस्तान का भूत हूँ। जैसे ही तुम लोगों की गाड़ी खराब हुई और कपिल थोड़ी देर के लिए मैकेनिक को ढूंढने गया, उसी वक्त मैंने उसे खत्म कर दिया और तब तक तुम्हारे साथ था, तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए। वो बूढ़ा भी मेरा ही टट्टू था। मैंने उसे अपने काबू में कर लिया था। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। कब्रिस्तान का भूत आगे बढ़ता है और महेश के साथ साथ बाकी सभी लोगों को अपने साथ उठाकर ले जाता है और सभी को अपना शिकार बना लेता है। दोस्त की शादी अटेंड करने आए महेश और कपिल कब्रिस्तान के भूत का शिकार बनकर रह जाते हैं। आज महेश और श्रुति की शादी हुई थी। दोनों का ये लव मैरिज था और दोनों अपनी शादी से बहुत खुश थे। महेश का ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जिस वजह से गाड़ी कई बार डिसबैलेंस भी हो रही थी। तभी महेश उसे टोकते हुए कहता है, अरे ओ ड्राइवर भैया, शादी की पहली ही रात है, मरवा दोगे क्या? थोड़ा धीमे चलाओ। अरे साहब, ये जो शॉर्टकट आपने बताया है वो एक भूतिया मंदिर से होकर गुजरता है और कहते हैं
उस मंदिर के आसपास डायन भटकती है जो आने जाने वाले को अपने वश में कर लेती है या उनके साथ ही चल देती है। वाह, कहानी तो बढ़िया है, लेकिन अफसोस ऐसी कहानियां बहुत सुनी है, तो अब ये सब मुझे बचकानी लगती है। तभी श्रुति उसे रोकते हुए कहती है, श्श, महेश, तुम्हारे पास जरा भी समझ नहीं है। ऐसे सुनसान जगहों पर इस तरह भूत प्रेत का मजाक नहीं उड़ाया करते। देख लिया ड्राइवर भैया, तुम्हारी वजह से अब मैडम से डांट पड़ रही है मुझे। तभी गाड़ी उस भूतिया मंदिर से गुजरने लगती है और ठीक उसी वक्त न जाने गाड़ी को क्या हो जाता है कि गाड़ी अपने आप धीमी होकर बंद पड़ जाती है। ओहो, ये क्या कर रहे हो यार? अगर ये सब तुम हमें डराने के लिए ऐसा कर रहे हो तो याद रखना, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। अरे क्या सरकार, आप भी डर के मारे मेरी खुद की जान हलक में अटकी पड़ी है। ऐसे में हम आपको डराने का सोच भी कैसे सकते हैं? ना जाने गाड़ी को यहीं आकर क्यों बंद होना था। वैसे तुमने बताया था ये कोई मंदिर है ना? वैसे किस भगवान की यहाँ पूजा होती है? बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये मंदिर काल भैरव का है। नए नवेले शादीशुदा लोग अपने दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन केवल दिन में। सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं जाता। इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट के लिए मना कर रहा था, लेकिन आप माने ही नहीं। अरे वाह, अगर ये कोई मंदिर है और खासकर शादीशुदा जोड़ों के लिए, तब तो हमें जाना चाहिए। महेश, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम इस वक्त आधी रात को मंदिर जाएंगे? अच्छा, तो मतलब तुम नहीं चाहती हो कि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी रहे? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही, अगर मगर कुछ नहीं। तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। अरे मेरे मालिक, मत जाइए, वो डायन इसी के इंतजार में रहती है। महेश उस ड्राइवर की बातों को एकदम से नकार कर श्रुति के साथ कार से उतरता है और मंदिर की तरफ चला जाता है। उसकी नजर मंदिर के दरवाजे पर पड़ती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई 500 साल पुराना दरवाजा हो, क्योंकि उस पूरे दरवाजे में जंग लगा था। मंदिर तो बाहर से बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए मैडम, अंदर चलकर देखते हैं। महेश, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। प्लीज मेरी बात समझो। श्रुति महेश को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन महेश नहीं रुकता और अंदर चला जाता है। लेकिन तभी श्रुति को याद आता है कि उसके बाबा ने उसे एक शक्तिशाली ताबीज दिया था, जो कि उसके बैग में है। महेश, याद है बाबा ने दुआ के तौर पर हमें ताबीज दिया था। मुझे लगता है हमें वो ले लेना चाहिए। ठीक है, तुम गाड़ी से उसे लेकर आओ, तब तक मैं अंदर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। इतना कहता हुआ महेश मंदिर के अंदर चला जाता है। श्रुति को उस वक्त एक अजीब सा साया अपने आसपास महसूस हो रहा था। इस वजह से वो धीमे धीमे डरते हुए वापस गाड़ी की तरफ लौटने लगती है। दूसरी तरफ महेश बिना किसी की परवाह किए मंदिर के अंदर दाखिल हो जाता है। वो पूजा घर की तरफ बढ़ता है। वो जैसे ही पूजा घर में दाखिल होता है, मंदिर की घंटियां अपने आप आपस में टकराना शुरू कर देती है, जैसे आरती में होता है। उस वक्त तो हवा भी नहीं चल रही थी, तो ये घंटियां आपस में कैसे टकरा रही है? तभी उसकी नजर मंदिर की मूर्तियों पर पड़ती है। अरे, ये मंदिर है या भूतिया घर? पूजा घर में ना तो कोई दीप जल रहा है और ना ही किसी भी भगवान की कोई मूर्ति है। महेश खुद से ये बोल ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से श्रुति आवाज देती है, महेश, डार्लिंग, इधर आ जाओ। महेश तुरंत पीछे पलटता है
श्रुति अपनी बाहें फैलाए खड़ी थी। अरे मेरी जान, तुम आ गई। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अब सिर्फ दूर से ही प्यार बरसाओगे या पास भी आओगे? अरे क्यों नहीं मेरी जान, अभी आता हूँ। महेश श्रुति से जाकर गले लगता है। श्रुति उससे कहती है, महेश, क्या तुम भूल गए? आज हमारी सुहागरात है। अरे ये भी कोई भूलने की बात है भला? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे ज्यादा तुम में बेचैनी है सुहागरात मनाने की। बेचैनी क्यों नहीं होगी? क्या सुहागरात अकेले तुम्हारी है? ठीक है, फिर जल्दी से घर पहुंचते हैं और फिर हमारी स्पेशल नाइट को एंजॉय करते हैं। अरे बाबा, रात तो पहले ही बीत चुकी है। घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी। फिर क्या खाक की रह जाएगी सुहागरात? तो फिर यही इसी मंदिर में हम आज सुहागरात मनाएंगे। महेश श्रुति को अपनी बाहों में लेता है और उसके साथ हम बिस्तर होने लगता है। लेकिन तभी महेश की नजर ऊपर टंगे कांच के झालर पर पड़ती है, जिसे देखकर महेश को तेज झटका लगता है। उसे श्रुति के शरीर की जगह एक चुड़ैल की डरावनी शक्ल और भद्दा शरीर नजर आ रहा था, जबकि असलियत में वो श्रुति थी। महेश को समझ आता है कि वो अपनी सुहागरात श्रुति के साथ नहीं बल्कि किसी चुड़ैल के साथ मना रहा है। तू कौन है? छोड़ मुझे, तू तो एक चुड़ैल है। महेश उस चुड़ैल से हटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहता है और धीरे धीरे उसे तेज दर्द भी होने लगता है। उसे ऐसा लगा था कि बहुत जल्द अब वो थक कर मर जाएगा। वो चुड़ैल जिसने श्रुति का रूप लेकर महेश को अपने जाल में फंसाया था, वो अब फिर से अपने असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। बहुत समय बाद मुझे कोई मर्द मिला है। अब मेरे हवस की प्यास बुझा कर रहूंगी। महेश दर्द से तड़पने लगता है। खुशकिस्मती से तभी वहां श्रुति पहुंच जाती है। महेश, ये तुम क्या कर रहे हो? श्रुति महेश को उस चुड़ैल के साथ हम बिस्तर होता देख लेती है। वो तुरंत अपनी ताबीज को महेश की तरफ फेंकती है, जिससे वो चुड़ैल जलने लगती है और महेश को आजाद कर देती है। फिर महेश और श्रुति भागते हुए गाड़ी की तरफ आते हैं, जहां उनका ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है। शुरू में तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, पर दुआ करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो सब वहां से तेजी से निकल जाते हैं। जब वो इलाका खत्म होता है, तब महेश श्रुति को सब कुछ बताता है और फिर उनका ड्राइवर उनसे कहता है, साहब, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा था। आप लोग शहरी हैं, आपको यहाँ की सच्चाई नहीं मालूम। लेकिन यहाँ से गुजरने वाले और यहाँ रहने वाले ये बात जानते हैं कि यहाँ हवस की भूखी चुड़ैल रहती है, जो यहाँ मिलने वाले मर्दों को सुंदर कन्या और उनकी पत्नी के रूप में दिखती है और उनके साथ अपनी सुहागरात मनाती है और फिर उन्हें मार कर इसी मंदिर के छत पर लटका देती है। कहते हैं इस चुड़ैल की अपनी सुहागरात अधूरी रह गई थी, जिस वजह से ये आज भी अपनी सुहागरात पूरी करना चाहती है, लेकिन आज तक कर नहीं पाई। इसीलिए यहाँ से गुजरने वालों पर आज भी अपनी नजर गड़ाए रखती है। आज की कहानी राजस्थान के जिला खेजड़ी की है। कहा जाता है कि इस जिले में एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो सालों से वीरान पड़ा है, लेकिन आज भी
वहां एक चौकीदार पहरा देता है, लेकिन ये चौकीदार इंसान नहीं बल्कि भूत है। जी हाँ, चौकीदार का भूत। आइए सुनते हैं। तो दोस्तों, अपना अगला प्रोजेक्ट उसी पोस्ट ऑफिस वाली कहानी पर करते हैं। लोगों को भूत प्रेतों में वैसे भी बड़ी दिलचस्पी रहती है। अगर इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बने तो अच्छा फायदा होगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने सुना है उस पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई जा ही नहीं सकता। अगर कोई जाता है तो वहाँ चौकीदार का भूत उस आदमी का गला काट देता है। बस यही राज तो है जो हमें बाहर लाना है। हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट पर उसकी कोई भी जानकारी या तस्वीर मौजूद नहीं है। इसलिए हम वो पहले शख्स होंगे जो पूरे लोकेशन की सच्चाई लोगों के सामने लाएंगे। हाँ, और इससे शायद प्रोडक्शन वाले हमें प्रमोट भी कर दें। बिल्कुल दोस्तों, तो बस इंतजार करिए कल रात का। जितनी जल्दी हो सके अपना काम खत्म करके इसे पब्लिश कर देंगे। अरे लेकिन इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? वो भी सीधा कल। थोड़ा आराम से चलते हैं। आराम से चलोगे तो बॉस हमेशा के लिए आराम दे देगा। तुम्हें तो पता ही है कि उस पोस्ट ऑफिस पर बहुत सी एजेंसीज की नजर है। इससे पहले कोई और वहां जाकर झंडा गाड़े, हमें तैयार रहना होगा। ठीक है, फिर सब लोग अपनी अपनी पैकिंग कर लो। कल सवेरे निकलते हैं। सवेरे मतलब हम पहुंचेंगे शाम को और काम होगा रात में। ऐसा क्यों? हम इस प्रोजेक्ट पर दिन में भी तो काम कर सकते हैं ना। तुम्हारी अक्ल क्या तुम्हारी घुटनों में है? भाई, ये भूतिया प्रोजेक्ट है। इसमें मजा हमेशा रात को ही आता है। वैसे भी दिन में जाने पर मनाही है। अब ज्यादा सवाल मत करो और सारे जरूरी इक्विपमेंट्स कैरी कर लेना। कैमरा, नोटपैड, रील हैंड ग्लव्स और बाकी अपनी अपनी सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी। इसके बाद अगले दिन चारों लोग उस भूतिया पोस्ट ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सफर तो ठीक ठाक ही गुजरा, लेकिन रास्ते में उन्हें एक दो जगह काफी कड़े ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। किसी तरह रात के 8 बजे तक वो सभी उस भूतिया पोस्ट ऑफिस के करीब पहुंच गए। सब लोग मेरी बात गौर से सुनो। वैसे तो हमने पहले भी कई भूतिया प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, लेकिन सतर्कता हमेशा जरूरी रहती है। सब लोग साथ रहना और पूरी तैयारी में रहना। इसके बाद सभी गाड़ी से उतरते हैं और सामानों को बाहर लाते हैं, जैसे वहां की तस्वीर के लिए कैमरा, लाइटनिंग रील और भी कई सारा सामान। वो सभी अपना सेटअप करके सांस ले ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर एक पुराने बल्ब के नीचे खड़े एक परछाई पर पड़ती है, जो अपने हाथ में एक डंडा लिए था। ए रवि, वो देख, वो क्या चीज है? हाँ गाइस, और वो देखो, पहली बात तो इतने पुराने पोस्ट ऑफिस पर ये पीला बल्ब कैसे लगा है? और अगर ये है भी तो ये परछाई किसकी है? जबकि यहाँ हमारे सिवा और कोई भी नहीं है, और हम भी कितने दूर खड़े हैं। हितेन, तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? तुरंत उस परछाई की तस्वीर ले। क्या कौन मैं? अच्छा ठीक है। हितेन जैसे ही उस परछाई को क्लिक करने के लिए कैमरा पॉइंट करता है, तुरंत ऊपर लगा बल्ब फूट जाता है, जिससे वो हल्की सी रोशनी भी चली जाती है और गहरा अंधेरा छा जाता है। ओह शिट, अब ये क्या हो गया? लेकिन अचानक ये सब कैसे? मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, यहाँ से चलते हैं। तुम्हें मालूम है ना, वो चौकीदार यहाँ आने वालों का सिर धड़ से अलग कर देता है। सभी थोड़े डरे होते हैं, लेकिन रवि उनको मोटिवेट करने लगता है
और कहता है, हम लोग इतनी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं और अब क्या खाली हाथ लौट जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कोई भी रवि की बात नहीं सुनता और सभी पीछे हटने लगते हैं। तभी रवि बोलता है, गाइस डरो मत, मुझे पता था ये जगह हॉन्टेड है, इसीलिए प्रिकॉशन के तौर पर मैंने अपने साथ ये मैजिक स्टोन रख लिया है। ये हमारी रक्षा करेगा। चलो अब अंदर चलते हैं। उस मैजिक स्टोन के सहारे सभी पोस्ट ऑफिस के अंदर जाने को तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे वो सभी उस खंडहर और इतने पुराने पोस्ट ऑफिस के अंदर दाखिल होते हैं। टॉर्च की रोशनी से सभी तुरंत वहां के डॉक्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंट फाइल्स को खोजने लगते हैं। हितेन अपनी फोटोग्राफी का टैलेंट दिखाते हुए उस जगह की तस्वीर को रिंग लाइट की मदद से कैप्चर करने लगता है। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक उन्हें किसी आदमी के भारी कदम पटकने की आवाज सुनाई देने लगती है। सभी दीवारों के कॉर्नर में छिप जाते हैं, सिवाय रवि के। रवि वहीं डॉक्यूमेंट्स चेक करने में लगा था। रिंग लाइट की रोशनी में हमें साफ दिख रहा था, उस परछाई के हाथ में एक धारदार हथियार है, जो लिए वो रवि की तरफ बढ़ता है। और ठीक अगले ही पल वो परछाई रवि के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है और उसकी गर्दन नीचे जमीन पर गिरी छटपटा रही होती है। इस दृश्य को देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी डर के मारे पूरी तरह कांपने लगते हैं। हितेन अलमीरा के पीछे छिपा हाथ जोड़कर कांप रहा होता है। इसके अगले ही पल वो चौकीदार का भूत वहां से एकदम गायब हो जाता है। सभी धीरे धीरे बाहर आते हैं। बस मिल गई तुम लोगों को खुशी। मैंने पहले ही मना किया था यहाँ आने के लिए, लेकिन तुम जिद्दी लोग अब भुगतो, मरो सबके सब। गाइस, लेकिन ये वक्त अफसोस का नहीं है, बल्कि तुरंत यहाँ से निकलने का है। रुको मत, इससे पहले कि वो चौकीदार राउंड मारने के लिए दोबारा आ जाए, भागो यहाँ से। नहीं, लेकिन एक मिनट, रवि अपने साथ कोई मैजिक स्टोन लेकर आया था ना? तभी उनकी नजर वहां पड़ी उस पोटली पर पड़ती है, जिसके अंदर वो मैजिक स्टोन था, जो शायद उनकी जान बचा ले। जब वो लोग पोटली खाली करते हैं तो उसमें से महज मामूली पत्थर निकलते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि रवि ने सिर्फ उन्हें बहलाने के लिए मैजिक स्टोन का बहाना दिया था। सब तुरंत वहां से बाहर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी हितेन के जूते का लेस वहीं एक कील में फंस जाता है, जिसे हटाने के चक्कर में वो वहीं रुक जाता है और जल्दी जल्दी अपने हाथ से अपने जूते के लेस को निकालने लगता है। लेकिन तब तक उसके दूसरे साथी उस भूतिया डाकघर से बाहर आ चुके थे। वो सभी हितेन को आवाज लगाते हैं। हितेन तभी अपना जूता निकालता है और तुरंत बाहर की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी बीच में वो चौकीदार का भूत आ जाता है, जो उसे अपने मुंह से पकड़कर अंदर खींच लेता है। उस डाकघर से लगातार हितेन की चीखें सुनाई देती है। बहुत दर्दनाक चीखें थी। इससे पहले कि वो चौकीदार का भूत बाहर आकर दूसरे लोगों का भी वही हश्र करे, सभी के सभी तुरंत वहां से भाग जाते हैं। आज भी उस डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में कोई नहीं जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस पोस्ट ऑफिस की चार दीवारी में एक चौकीदार का भूत भटकता है, जो कि
मरने से पहले इसी पोस्ट ऑफिस में चौकीदारी करता था, लेकिन एक हादसे के बाद उसकी इसी जगह पर मौत हो गई थी, जिस वजह से उसकी आत्मा उसी डाकघर के 4 दीवारों में कैद होकर रह गई। इसलिए जो भी वहां अकेला गया वो वापस लौटकर कभी ना आया।